हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर 9 इशू ऑफ शेयर कैपिटल का पार्ट 1। पूरी इंट्रोडक्शन देंगे थ्योरी की, ताकि आप न्यूमेरिकल करने से पहले जो बेसिक इसका कंसेप्चुअल पार्ट है वो अच्छे से समझ पाए। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम जो ये बुक पढ़ने जा रहे हैं इसको कंपनी अकाउंट्स की बुक्स बोला जाता है। तो हमारे लिए जानना है कि कंपनी क्या है। वैसे तो आपने 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है कि कौन कौन से टाइप ऑफ बिजनेस जो हैं ओपन किए जा सकते हैं, बट स्टिल आपको पता है कि जो आपकी सेकंड बुक है, थर्ड बुक है, वो फोकस्ड है कंपनी पर। तो व्हाट इज कंपनी? कंपनी की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स formed and registered under Company Act 2013, यानी any group of people, यानी any association of persons, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल, कोई भी एसोसिएशन जो एक साथ एक बिजनेस चलाना चाहती हैं, वो एसोसिएशन अगर अपने आप को कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर करा लेती है, तो वो हर एसोसिएशन जो कंपनी एक्ट 2013 में जाके रजिस्टर्ड हो जाती है, वो क्या कहलाती है आपके पास? कंपनी। तो एनी एसोसिएशन, देखिए, पार्टनरशिप इज ऑल्सो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, प्राइवेट कंपनी इज ऑल्सो एसोसिएशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ऑल्सो एसोसिएशन। पर फर्क क्या होगा? अगर कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंपनी एक्ट में अपना नाम कराता है रजिस्टर्ड, राइट, तो ऐसी एसोसिएशन को आप कौन सा बिजनेस फॉर्म बोलेंगे? दैट इज कंपनी। पहले जो ये एक्ट था ये 1956 था, लेकिन ये काफी बड़ा अमेंड हो चुका है, काफी बड़े बदलाव इसमें आ चुके हैं। तो अब इसका जो नया एक्ट लिखा जाता है वो लिखा जाता है कंपनी एक्ट 2013। तो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर ही कंपनीज गवर्न होती हैं, यानी उन्हें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो कंपनी एक्ट 2013 में लिखे हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए आपके साथ चलना पड़ता है। तो व्हाट इज कंपनी, ये हमें समझ में आया। एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एनी ग्रुप ऑफ पीपल जो एक सेम ऑब्जेक्टिव के लिए साथ में आती हैं, पर अगर वो अपना नाम जो है, अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपनी एक्ट के तहत करा लेते हैं, तो ऐसी एसोसिएशन क्या कहलाती है? कंपनी कहलाती है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो कंपनी एक्ट 2013 है उसने क्या टाइप्स ऑफ कंपनी दी है। दो टाइप ऑफ कंपनी तो वही पुरानी है जो हम जानते थे, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। बट 2013 एक्ट के अंदर एक नई टाइप की कंपनी आपके पास आई है, जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसके अंदर। चलिए बच्चों, देखते हैं काइंड्स ऑफ कंपनीज कौन सी हैं। दो तो पुरानी है, हमें पता है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी के बारे में हम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। एक नई कंपनी आई है, 1% कंपनी, जिसमें जो ऑनर है, जो डायरेक्टर है, जो मेंबर है, वो अकेला बंदा भी कंपनी स्टार्ट कर सकता है। इससे पहले तक हम यही जानते थे कि इवन प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने के लिए भी मिनिमम 2 लोगों का होना जरूरी है। पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए भी 2 लोगों का होना जरूरी है। 1% सिर्फ सोल प्रोप्राइटर में ही हमने सुना था, लेकिन अब से 2013 से एक नई टाइप की कंपनी भी स्टैब्लिश हो सकती है। इसका नाम है 1% कंपनी, यानी एक अकेला डायरेक्टर, ओनर भी कंपनी का हो सकता है, और उसे कहा जाता है 1% कंपनी। जानते हैं इसके बारे में थोड़ा ज्यादा। 1% कंपनी में एक ही मेंबर होता है, उसके लिए जरूरी है कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अगर वो कोई फॉरेन सिटीजन है तो वो यहाँ पर 1% कंपनी नहीं ओपन कर सकता। दैट मस्ट बी इंडियन सिटीजन। इसके अलावा कोई भी अगर 1% कंपनी खोलता है तो वो चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं हो सकती, यानी एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन 1% कंपनी नहीं फॉर्म हो सकती, यानी आप चैरिटेबल पर्पस के लिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ओपन नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर बात करी जाए कि मैक्सिमम पेड अप कैपिटल कितनी होती है, यानी कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं 1% कंपनी, तो उसमें मैक्सिमम लिमिट दी गई है 50 लाख, यानी इससे ज्यादा का अमाउंट आपका शेयर कैपिटल के तौर पर, कैपिटल के तौर पर नहीं हो सकता। एनुअल टर्नओवर को लेकर भी रिस्ट्रिक्शन दी गई है। एनुअल टर्नओवर मतलब सेल्स होती है कि जो इनकी एनुअल टर्नओवर होनी चाहिए वो मैक्सिमम 2 करोड़ तक ही होनी चाहिए, यानी इससे ज्यादा इनकी जो टर्नओवर है वो नहीं हो सकती। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, तो एक ये खुद ऑनर है, तो एक तो डायरेक्टर होगा ही होगा, ये खुद कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, और मैक्सिममली ये अपने साथ में 15 डायरेक्टर जो है वो रख सकता है, जो इसके अंडर काम करेंगे। इसके अलावा जितनी भी 1% कंपनीज है उनके लिए मस्ट है कि वो अपने वर्ड में यानी नेम में ओपीसी शब्द का इस्तेमाल जरूर करेंगे। जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड इस्तेमाल करना पड़ता है, बिल्कुल उसी तरीके से 1% कंपनी को ओपीसी शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो 1% कंपनी में ऑब्वियसली सारा रिस्क उसका होगा, सारा इन्वेस्टमेंट उसका होगा, सारा रिटर्न भी उसका होगा। हाँ, गवर्नमेंट की नजर जरूर उस पर होगी, बिकॉज देखिए गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन कर दिया कि 50 लाख से ज्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ताकि मोनोपोली ना क्रिएट हो जाए देश के अंदर। इसके अलावा उसकी एनुअल टर्नओवर पे भी पूरा रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करा गया कि 2 करोड़ से ज्यादा की आपकी टर्नओवर नहीं हो सकती। अगर ऐसा है तो आप 1% कंपनी से या तो
प्राइवेट कंपनी में बदल जाएंगे या फिर पब्लिक कंपनी में बदल जाएंगे, राइट। अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की। इनके बारे में काफी चीजें हम पहले से जानते हैं। प्राइवेट कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसके बहुत सारे फीचर पार्टनरशिप के साथ ही मैच करती है। पार्टनरशिप और अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो क्या डिफरेंस है? अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। पार्टनरशिप में अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली कम होता है, प्राइवेट कंपनी में आप कह सकते हो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। बस यही फर्क है, बाकी दोनों के फीचर काफी हद तक मैच करते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो है अब 200 कर दिए गए, राइट। डायरेक्टर्स की बात करी जाए तो डायरेक्टर्स को लेकर जो लिमिटेशन है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2 होने चाहिए, मैक्सिमम इसमें भी 15 ही डायरेक्टर हो सकते हैं। बाकी अगर बात करी जाए तो इसमें जो पब्लिक सब्सक्रिप्शन है, यानी पब्लिक से ये शेयर्स नहीं ले सकते, पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते ये लोग। प्राइवेट कंपनी में जो शेयर्स हैं, जो प्राइवेट ऑनर्स हैं, वो अपने शेयर को किसी और को बेच नहीं सकते, उनको खुद ही अपने पास शेयर्स रखना पड़ता है। जैसे कि पार्टनरशिप में होता है कि अगर कोई पार्टनर बन गया तो वो अपनी मर्जी से किसी को अपना शेयर नहीं बेच सकता, हक नहीं बेच सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं तो बिना ए और सी की मर्जी के बी किसी को अपना हिस्सा नहीं बेच सकता। बी को क्या करना पड़ेगा? रिटायर होना पड़ेगा। अब ए और सी की मर्जी से एक नया पार्टनर फर्म में आएगा, तो बिल्कुल वही रूल जो पार्टनरशिप में है काफी हद तक प्राइवेट कंपनी पर अप्लाई होते हैं, राइट। अगर पब्लिक कंपनी की बात करी जाए तो पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो पब्लिक से पैसा लेती है, राइट। पब्लिक सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर पब्लिक कंपनी मतलब गवर्नमेंट कंपनी नहीं है बच्चों, यहाँ पर पब्लिक कंपनी है वो कंपनी जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स नहीं है, जिसमें पब्लिक एट अ लार्ज इन्वेस्ट कर रही है, यानी बहुत सारे लोग मिलकर पैसे की इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, और ऐसी एक कंपनी को पब्लिक कंपनी कहा जाता है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करी जाए तो इसमें 7 कम से कम लोगों का होना जरूरी है, और मैक्सिमम की बात करी जाए तो कोई लिमिट इसमें तय नहीं करी गई है, क्योंकि इसमें पब्लिक ऑनर बन सकती है, तो कोई लिमिट नहीं है कि कितने लोग इसके ऑनर बन सकते हैं। बात करें पब्लिक कंपनी के टाइप क्या होते हैं, तो एक है हमारे पास पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इसमें क्या होता है बच्चों कि अगर आपने कंपनी का शेयर खरीदा है, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि फेस वैल्यू होती है उसकी 10 रुपए 20 रुपए, तो अगर आपने 10 रुपए का शेयर खरीदा तो जो आपकी लाइबिलिटी है वो इतने शेयर तक ही लिमिटेड है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने 10 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी एक पर्टिकुलर पब्लिक कंपनी में, आपसे उस कंपनी में 8 रुपए ऑलरेडी ली जा चुके हैं। अब कंपनी डिसॉल्व हो जाती है, कम बर्बाद हो जाती है, कुछ भी रीजन है, कंपनी बंद हो जाती है, और अब जो लाइबिलिटीज हैं उनको चुकाना है और 2 रुपए आपको और चाहिए, तो आपसे सिर्फ 2 रुपए ही लिए जाएंगे, बिकॉज आपकी लाइबिलिटी 10 रुपए तक ही लिमिटेड है। इसको बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बिल्कुल हाथ नहीं लगाया जाएगा, 10 रुपए से ऊपर भी कुछ नहीं लिया जाएगा, बिकॉज आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स है, राइट। दूसरी कंपनी होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें क्या है कि जो भी इन्वेस्टर है, जिसने भी कंपनी में पैसा लगाया, वो एक फिक्स अमाउंट से गारंटी देता है। फॉर एग्जांपल मैंने 5,000 रुपए की गारंटी दी, अब कल को कंपनी डिसॉल्व हो जाती है और कंपनी मुझसे 3,000 रुपए इसमें से ले चुकी है, तो कंपनी अब मुझसे सिर्फ 2,000 रुपए ही और मांगेगी, इससे ज्यादा मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती कंपनी के उधार चुकाने की। थर्ड, अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी में मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी अगर कंपनी फॉर्म होती है और हम उसके मेंबर हैं पब्लिक कंपनी में, तो हमारी लाइबिलिटी टिल उस पेनी तक है जब तक हम 1-1 रुपया नहीं चुका देते उधार का। यानी अगर कंपनी के नाम पे उधार लिया गया है तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जैसे कि पार्टनरशिप में, प्राइवेट कंपनी में जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी अगर उन्होंने बिजनेस के नाम पे उधार लिया है और बिजनेस कल को डूब जाता है, तो जितने भी बोरोवर्स हैं, जिन्होंने भी लेंडर है, जिन्होंने भी पैसा दिया, चाहे वो बैंक है, तो इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी तक बेचकर पैसा जो है वो रिकवर किया जा सकता है। तो अनलिमिटेड में यही होता है कि जो इन्वेस्टर्स होंगे, जो ऑनर्स होंगे, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी बेचकर जो है लोनर्स अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लिमिटेड बाय शेयर्स की बात करें या लिमिटेड बाय गारंटी की बात करें, तो आपकी जो लाइबिलिटी है वो या तो अमाउंट से लिमिट हो जाएगी या शेयर से लिमिट हो जाएगी, राइट। तो ये है काइंड्स ऑफ कंपनी। अब हम देखते हैं कंपनी के फीचर्स क्या होंगे। तो अगर आप सारी इंफॉर्मेशन कंपनी अकाउंट के बारे में जान लेंगे तो और ज्यादा मजेदार रहेगा आपको कंपनी के अकाउंट्स को समझना, राइट। चलिए बच्चों, अब देखते हैं फीचर्स क्या होते हैं कंपनी के। तो अगर कंपनी के फीचर की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन तो ये है ही है, लेकिन अब जैसे कि 1 पर्सन कंपनी आ गई है तो वहां पर सिंगल पर्सन भी कंपनी फॉर्म कर सकता है, तो वो कंपलसरी फीचर नहीं रहा, क्योंकि एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब था ग्रुप ऑफ पर्सन, तो अकेला एक जना भी अब कंपनी फॉर्म कर सकता है, राइट।
जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, इट इज अ लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। ये लीगल पर्सन क्या होता है? हमारे जैसे जो एंटिटीज हैं, हम लोग लीगल पर्सन तो हैं ही हैं, लेकिन हम इंडिविजुअल्स हैं जो हम दिखते हैं, जिन्हें महसूस किया जा सकता है कि हम हैं और टच किया जा सकता है। लेकिन लीगल पर्सन क्या है? जिन्हें कानून ने अलग से एक एंटिटी के तौर पर आइडेंटिटी देना जरूरी समझा है ताकि इनको स्यू किया जा सके और इनके द्वारा स्यू किया जा सके। जैसे कि अगर आप यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे, वो भी लीगल पर्सन होती है, जितनी भी अथॉरिटीज है वो भी लीगल पर्सन है, जैसे एमसीडीज वगैरह। तो इसी तरीके से जो कंपनी है उसकी अपनी एक सील होती है, कॉमन सील होती है, उसका नाम होता है, जिसके थ्रू सारे के सारे डॉक्यूमेंट साइन करे जाते हैं। जो डायरेक्टर्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और खास तौर पे आप बात करेंगे तो हम जो बात करने जा रहे हैं पब्लिक कंपनी की बात करने जा रहे हैं। प्राइवेट कंपनी में तो जो ओनर्स होते हैं वही डायरेक्टर होते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी में बच्चों क्या होता है कि पब्लिक कंपनी की अगर हम आपको बात करें तो पब्लिक कंपनी का मतलब ही है कि हमारे को इन्वेस्टमेंट चाहिए बहुत सारे लोगों से। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर कि मैं एक शेयर होल्डर, मतलब मैं एक पर्सन हूँ जिसके पास बहुत अच्छा आइडिया है एक कंपनी खोलने का, लेकिन मेरे पास अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मुझे चाहिए 50 लाख रुपए, राइट? अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नीडेड है 50 लाख रुपीज, और मेरे पास सिर्फ 5 लाख रुपए हैं, 45 लाख रुपीज नहीं है, चलो 10 लाख रुपए हैं, हम 3-4 फ्रेंड्स हैं, हमारे पास 10 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, बट अभी भी 40 लाख की कमी है। आइडिया बहुत अच्छा है, लगता है सक्सेसफुल होगा, तो हम पब्लिक को इनवाइट करते हैं। हम कहते हैं कि आप प्लीज आकर अपनी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट, आप 500 रुपए, 10,000, जो भी आप दे सकते हैं, आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूट करिए। सब लोग अपना हिस्सा देते हैं, वो जो हिस्सा वो लोग देते हैं उसी को शेयर कहा जाता है, राइट? और जो ये पैसा इकट्ठा होता है कंपनी के पास, वो कंपनी के ऊपर उधार है, क्योंकि हम मानते हैं कि बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग होता है। हमने पढ़ रखा है सेपरेट लीगल एंटिटी, राइट? तो जो भी पैसा पब्लिक कंपनी के पास इकट्ठा होता है उसको बोला जाता है शेयर कैपिटल। क्लियर? कैपिटल मतलब उधार, और हिस्से से ली गई कैपिटल। अब 10 लाख हमने लगाए, जिसमें से हम 5-6 फ्रेंड्स हैं, किसी ने 2 लाख लगाए, किसी ने 4 लाख लगाए, किसी ने 3 लाख लगाए। अब बहुत सारे पब्लिक से लोग आए, जिसमें किसी ने 500 रुपए लगाए, किसी ने 5,000 लगाए। बहुत सारे लोग हमारी कंपनी के सब मेंबर्स बन गए। दैट इज टर्म्ड एज पब्लिक कंपनी, राइट? तो पब्लिक कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी, इन सबको लॉ ने एक लीगल पर्सन माना है, एक आर्टिफिशियल, हमारी तरह रियल पर्सन तो नहीं है बट लीगल पर्सन। और इसे उस दिन इसका जन्म हो जाता है जब हम इसके भी इनकॉर्पोरेशन की बात करेंगे, इसका भी प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे हम लोगों को हमारा बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है ना, बिल्कुल उस तरीके से कंपनी को भी उसका बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है। उस सर्टिफिकेट के बाद ये एक लीगल पर्सन हो जाता है, यानी इसका भी जन्म हो जाता है। और इसका बेनिफिट ये रहता है कि जो कंपनी होती है वो अपने नाम पर किसी भी आउटसाइडर को स्यू कर सकती है, और कोई भी आउटसाइडर कंपनी के नाम पर स्यू कर सकता है, राइट? तो इसी वजह से सेपरेट लीगल एंटिटी भी लगती है, यानी बिजनेस अलग है और उसको चलाने वाले जो डायरेक्टर्स हैं वो अलग है। पब्लिक कंपनी की हम बात कर रहे थे, उसमें जो डायरेक्टर्स होते हैं दे आर नॉट द ओनर्स। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो हमने 50 लाख इकट्ठे करे हैं, ये 1000 के करीब लोग थे जिन्होंने 50 लाख रुपए टोटल जोड़े हैं। तो ये 1000 लोग जो शेयर होल्डर्स हैं, ये सब कंपनी के ओनर, सब ने हिस्सा दिया। तो जितने भी लोग हिस्सा देते हैं वो सब लोग कंपनी के शेयर होल्डर कहलाते हैं या मेंबर कहलाते हैं पब्लिक कंपनी। अब जो ये सारे के सारे शेयर होल्डर्स हैं, ये अपने में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं, उसको पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर बोला जाता है। और डायरेक्टर पब्लिक कंपनी में ऑनर नहीं है, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव। जैसे आपकी क्लास का जो मॉनिटर है वो आपकी क्लास का कोई ऑनर थोड़ा है, आपकी क्लास में से ही चुना गया एक बच्चा है जिसकी थोड़ी कैपेबिलिटीज आपसे थोड़ी अलग है, जो ध्यान दे सकता है, बस वही है पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर। ही और शी इज नॉट द ऑनर ऑफ द पब्लिक कंपनी, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द शेयर होल्डर। तो 1000 में से 7 जो हैं वो डायरेक्टर्स चुन लिए गए जो कंपनी को इन 1000 लोगों के बिहाफ पर संभालेंगे, राइट? तो इन डायरेक्टर्स को और कंपनी को अलग रखा जाता है और इसे बोला जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी। थर्ड फीचर है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। जैसे कि पार्टनरशिप में होता है या प्राइवेट कंपनी में होता है या सोल प्रोवाइडर में होता है, अगर ओनर की डेथ हो जाए या पार्टनर की डेथ हो जाए या पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए या रिटायर हो जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हो सकता है कि पार्टनरशिप बंद हो जाए आपकी या बिजनेस बंद हो जाए। लेकिन कंपनी में, खास तौर पे पब्लिक कंपनी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पब्लिक कंपनी में बहुत सारे मेंबर्स हैं, अगर 4 लोग चले भी जाते हैं, 5 लोग चले भी जाते हैं, तो उससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है वो नेवर एंडेड है, यानी कंपनी चलती रहती है, राइट? फोर्थ फीचर एंड वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। प्राइवेट कंपनी की अगर बात करी जाए तो प्राइवेट कंपनी में जो भी ऑनर्स हैं, जैसे मान लीजिए ABC 3 जने जो है वो पार्टनरशिप कंपनी खोल लेते हैं, तो यहाँ पर B अपना हिस्सा किसी को नहीं बेच सकता, याद रखिएगा। तो उसका शेयर ट्रांसफरेबल नहीं है, वो अपने हिस्से को नहीं बेच सकता जब तक सभी पार्टनर एग्री नहीं करते। सेम पार्टनरशिप की तरह ही है प्राइवेट कंपनी में।
लेकिन अगर पब्लिक कंपनी की बात करी जाए तो अगर मैंने पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट किया था, फॉर एग्जाम्पल यही एक कंपनी है और मैंने इस कंपनी में 1,000 रुपए इन्वेस्ट करे थे, तो मेरा जब मन करे मैं स्टॉक मार्केट में जाऊंगी और ये शेयर बेच दूंगी, अपना हिस्सा जो मेरे को सर्टिफिकेट मिला है वो सेल कर दूंगी और मुझे 1,000 रुपए वापस मिल जाएंगे, राइट। यानी पब्लिक कंपनी में आप अपने शेयर को बड़े आराम से बेच सकते हो और दोबारा खरीद भी सकते हो। पब्लिक कंपनी के शेयर पब्लिक कंपनी जब चाहेगी तभी बेचेगी, लेकिन आप अगर अपनी कन्वीनियंस चाहते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में चले जाओ, स्टॉक मार्केट में आप अपने शेयर को बेचो, वहां से आपको पैसा मिल जाएगा। आप उस पैसे से 10 दिन बाद कोई और कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हो तो स्टॉक मार्केट में ही आप खरीद सकते हो, राइट। तो अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो वहाँ शेयर्स को नहीं सेल किया जा सकता, लेकिन पब्लिक कंपनी में आप जब चाहे अपने शेयर्स को बेच सकते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी कंपनी का जन्म कैसे होता है, यानी उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, जो कि आप लोगों ने 11th की बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है। और मैं मान लेती हूँ कि कुछ लोगों ने जिन्होंने इसको बिल्कुल नए तौर पे पढ़ा है, तो मैं बिल्कुल उसी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि कैसे कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन होता है कंपनी का, कैसे जन्म होता है कंपनी का। चलिए बच्चों, अब हमारे पास ये 4 स्टेजेस हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। 2 तरीके की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, दोनों को समझने की कोशिश करते हैं, दोनों में ही यहीं पर आपके पास काम हो जाएगा। जो मैंने आपके सामने 4 स्टेजेस लिखी हैं, अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो उसमें 2 स्टेजेस में ही काम खत्म हो जाता है, यानी फर्स्ट और सेकंड। लेकिन अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो उसे इन चारों स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ेगा, तब जाकर ही वो स्टार्ट कर सकती है। प्राइवेट कंपनी मतलब 4-5 लोग जो जिनके पास खुद के पास पैसा है वो अपनी कंपनी स्टार्ट कर दें, इट्स लाइक पार्टनरशिप। पब्लिक कंपनी की अगर बात करें तो उसमें हमें पैसे का इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए और पब्लिक एट अ लार्ज उसमें ऑनर है, राइट। तो सबसे पहला स्टेप है प्रमोशन। प्रमोशन मतलब वो पर्सन जिनके पास आइडिया है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मुझे एक कंपनी खोलनी है और मुझे पता है उसमें 50 लाख रुपए चाहिए, राइट। अब हम 4-5 फ्रेंड्स इकट्ठे हो जाते हैं और फिर भी हमें पता है कि हमारे पास सिर्फ 10 लाख रुपीज ही इकट्ठे हो पाए हैं, क्लियर। तो प्रमोटर वो पर्सन होते हैं जो इनिशियल आइडिया लेकर आते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, सारा तामझाम स्टार्टिंग का वो संभालते हैं, दैट इज नोन एज प्रमोशन। और दोज पर्सन, जैसे कि हम 5-6 फ्रेंड्स हैं और जो हमारे पास आइडिया है और 10 लाख रुपए से जो हम स्टार्टअप का जो काम करेंगे उसको बोलते हैं प्रमोशन। और हम लोगों को क्या बोला जाता है, प्रमोटर, राइट। हमने जो भी इनिशियल काम थे, डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह है, जो भी स्टार्टिंग का नेम वेम वगैरह होता है, वो सब कुछ सोच साच के रख लिया, राइट। उसके बाद सेकेंड स्टेज आती है हमारे पास रजिस्ट्रेशन, यानी हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे जिसमें खास तौर पर MOA और AOA आता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की 5 चीजें होती हैं, ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है कंपनी की, ऑथराइज कैपिटल क्या होगी, एसोसिएशन क्या है कंपनी का, कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी, इन सब कुछ बातों को मेंशन करके 5 या 6 चीजें होती हैं आपके पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट्स अ मेन डॉक्यूमेंट और ये प्राइवेट और पब्लिक कंपनी दोनों को बनाना पड़ता है। फिर दूसरा डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें कंपनी के जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसकी मदद से वो लोग आपस में जो इंटरनल चीजें हैं उनको आसानी से गवर्न कर सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर, वो सब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट, इसके अलावा जो और भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब बना लेते हैं प्रमोटर्स, राइट। अगर पब्लिक कंपनी है तो ऑब्वियसली प्रमोटर इनिशियल पर्सन होंगे, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो ऑनर भी वही है, प्रमोटर भी वही है, डायरेक्टर्स भी वही है ना, ज्यादातर, ठीक है। ऑलवेज नहीं बोला हमने, तो ध्यान रखिएगा, डिफर भी हो सकता। तो प्रमोशन मतलब स्टार्टअप दी, दैट इज व्हाट द प्रमोशन ऑल अबाउट। स्टार्टअप दिया, अब रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए आप गए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे, MOA AOA और भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठे करे। तो एक जगह है जैसे कि लाइसेंस अथॉरिटी है, वहाँ लाइसेंस बनते हैं, ऐसे रजिस्ट्रार ऑफिस है जहाँ आपका रजिस्ट्रेशन होता है। तो आपको रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए और वो सारी चीज़ें वेरीफाई करेंगे, सारी चीज़ें जो भी ऑफिशियली वेरिफिकेशन होती है वो सब वेरिफिकेशन करने के बाद इस स्टेज पर आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है, उसको बोला जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंड दैट सर्टिफिकेट इज नथिंग बट द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी। और जो प्राइवेट कंपनी है वो इस बर्थ सर्टिफिकेट के बाद ही अपना काम स्टार्ट कर सकती है, फॉर नो रीजन कि उनको डिले करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपना काम स्टार्ट कर सकती है। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो इस स्टेज पर वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। यानी पहला था प्रमोटर, प्रमोटर ने अपना इनिशियल स्टेज संभाली, सब कुछ करा जो भी जरूरी लगता है, 10 लाख में जो भी चीजें हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाना, लैंड खरीदना, जो भी जरूरी चीजें वो हमने कर ली। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, यानी जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, नाम सोचना, जो भी जरूरी लगता है रजिस्ट्रार के पास, हम वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर गए, फॉर्म भरा हमने, एप्लीकेशन फीस दी।
और रजिस्ट्रार ने हमें बर्थ सर्टिफिकेट भी दे दिया। लेकिन पब्लिक कंपनी में तो प्रॉब्लम क्या है भाई, पैसा ही तो नहीं है ना, 40 लाख रुपए की कमी पड़ रही है, तो ये 40 लाख रुपए में पब्लिक से चाहिए। तो थर्ड स्टेज पब्लिक सब्सक्रिप्शन यानी कैपिटल सब्सक्रिप्शन, यानी हमें पब्लिक से पैसा चाहिए। पब्लिक कंपनी के लिए थर्ड स्टेज मैंडेटरी है, यानी पब्लिक कंपनी क्या चाहेगी कि बाहर लोगों से पैसा लिया जाए। तो हम जाते हैं पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि प्लीज आप आकर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, दैट इज व्हाट कैपिटल सब्सक्रिप्शन। एंड द मैंडेटरी थिंग इज दैट कि अगर मान लीजिए कि आपको 40 लाख रुपए लोगों से चाहिए और आपने एप्लीकेशन भी डाली कि लोग आपके पास आए और आपको इन्वेस्टमेंट दें, तो इसका 90% आपके पास कम से कम रिवर्ट आना चाहिए। यानी अगर पब्लिक ने आपको 36 लाख रुपए नहीं दिए तो आपको ये पैसे वापस करने पड़ेंगे, बिकॉज कंपनी एक्ट में लिखा है कि जितना भी आपने पब्लिक से मांगा उसका कम से कम 90% आपके पास सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। सब्सक्रिप्शन होता है पब्लिक का रिस्पॉन्स। तो अगर आप 40 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं और आपके पास उसका 90% भी नहीं आता तो कोई फायदा नहीं है, इसका मतलब कम लोग आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, और सिंपल सी बात है आपका काम भी नहीं बनेगा ना। आपको 40 लाख रुपए चाहिए तो आपको कम से कम 90% चाहिए। अगर पूरे आ जाते हैं 40 लाख तो बहुत ही बढ़िया बात है, और अगर आपके पास 36 लाख रुपीज से 1 रुपया भी कम आता है तो आपको जितना भी पैसा कलेक्ट हुआ ये सब पब्लिक को वापस करना है, वो भी 15 दिन के अंदर, राइट। अब मान लेते हैं कि आपके पास पूरे 40 लाख रुपए जितना रिक्वायर्ड अमाउंट था वो आ गया, फिर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर कैपिटल सब्सक्रिप्शन वाले लेकर और भी जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो फिर से जाते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस के पास पब्लिक कंपनी के केस में, और रजिस्ट्रार ऑफिस सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है, सारी चीजें होती हैं। वेरिफिकेशन के बाद वो आपको एक और सर्टिफिकेट देते हैं, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। आफ्टर दैट अ पब्लिक कंपनी कैन स्टार्टेड बिजनेस। यानी पब्लिक कंपनी को अपने लिए 2 सर्टिफिकेट चाहिए स्टार्ट करने के लिए, और जो प्राइवेट कंपनी है उसे एक ही सर्टिफिकेट यानी बर्थ सर्टिफिकेट यानी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद ही वो अपना काम स्टार्ट कर सकती है, राइट। अब हम समझते हैं कि सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है हमारे पास, यानी कोई भी जो पब्लिक कंपनी होगी। देखिए हम मेनली पब्लिक कंपनी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, हम आपको बार बार बता चुके हैं, बिकॉज प्राइवेट कंपनी के फीचर पार्टनरशिप की तरह है, और पार्टनरशिप काफी हद तक हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आपके पास व्हाट आर द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर पब्लिक कंपनी। तो अगर हम बात करें तो सोर्स ऑफ फाइनेंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा जाता है। एक तरफ आपके पास होते हैं बोरोड फंड और एक तरफ होते हैं ऑनर्ड फंड। ऑनर्ड फंड एंड बोरोड फंड, राइट। अगर हम बात करें ऑनर्ड फंड की तो उसमें भी फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और अगर हम बोरोड फंड की बात करें तो जितने भी लोन टाइप चीजें होती हैं जैसे कि डिबेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, बैंक लोन हो गया, ये सब इसमें आते हैं। लेकिन हम मेनली अभी 3 चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर के बारे में। ये 3 टाइप के लोन मेनली कंपनी लॉन्ग टर्म लोन के लिए लेती है। अब इन तीनों में क्या फर्क है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 3 टाइप के इंसान होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो रिस्क लेना बहुत पसंद करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल रिस्क लेना पसंद नहीं करते, और कुछ इनके इन बिटवीन लाई करते हैं। यही है इन 3 टाइप के चीजों का बेसिकली पर्पस। मान लीजिए कि मुझे सेंटर खोलना है और मुझे उसके लिए फंडिंग चाहिए, मेरे पास इनफ फंडिंग नहीं है, आई वांट कि मैं बाहर से पैसा लूं, लोगों से पैसा लूं। अब मैंने अपने स्टूडेंट्स को इन्वाइट करा और मैंने 3 टाइप के कागज बनाए हैं, एक ब्लैक कलर का, एक पिंक कलर का ले लेते हैं और एक ले लेते हैं ग्रीन कलर का, राइट। ग्रीन कलर का मांगा था भाई, पिंक कलर का क्यों दे दिया, राइट। अब जो ये ग्रीन कलर वाला है मान लेते हैं ये इक्विटी शेयर है, राइट। जो पिंक कलर वाला है ये प्रेफरेंस शेयर है, और जो ब्लैक कलर का है वो है हमारे पास डिबेंचर। सब पर मैंने लिख दिया 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। यानी मैंने कहा कि भाई जो जैसा है उस हिसाब से आकर मेरे को प्लीज इन्वेस्टमेंट दो, मुझे फंडिंग चाहिए, आप लोग मुझ पे मेरे सेंटर के लिए इन्वेस्ट करो, और आप सब जितने भी लोग आएंगे वो सब मेरी कंपनी के लिए बहुत बड़ा फाइनेंस का सोर्स बनेंगे। अब देखिए जो डिबेंचर के थ्रू मुझे पैसा देगा, यानी अगर मेरे पास ये 3 टाइप के टिकट है और जिस बंदे ने भी डिबेंचर लिए मुझसे और मुझे पैसा दिया, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्टूडेंट आया ए, उसने डिबेंचर उठाए 10, तो 10 टिकट मैंने उसको दे दी, यानी उसने कितने रुपए इन्वेस्ट कर दिए मेरे सेंटर में 100 रुपए। उसने डिबेंचर खरीदे, यानी मैंने उससे बोरो किया। बोरो तो तीनों ही होते हैं, लेकिन ये मेरी कंपनी में कभी ऑनर नहीं बनेगा, ठीक है। अब जो भी पर्सन था ए आया, ए ने मुझे 100 रुपए दिए, चलो मान लेते हैं 100 टिकट खरीदी उसने, तो उसने मेरी सेंटर में कितना इन्वेस्ट कर दिया, मेरी कंपनी में कितना इन्वेस्ट कर दिया, 1000 रुपए। ये जो पैसा मुझे ए से मिला है ये कहलाएगा बोरोड फंड। और जो ए है ना, इसका नेचर कैसा है, ये रिस्क अवर्सन है,
क्यों? बिकॉज जो डिबेंचर लेते हैं, एक तो उनको फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है, यानी जितना भी उन्होंने लोन दिया उस पर उनको इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा, वो मुझे लोन देने से पहले कुछ सिक्योरिटी मांग रहे हैं कि भाई हम तो सेफ गेम खेलना चाहते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं रिस्क अवर्सन, दे डोंट वांट टू टेक रिस्क। दूसरा टाइप का मेरा स्टूडेंट आया बी, उसने कहा मैम मैं आपसे इक्विटी शेयर खरीदूंगा, मुझे 500 इक्विटी शेयर दे दो। तो मैंने 500 इक्विटी शेयर दे दिए, 10 रुपए का एक इक्विटी है, उसने मेरी कंपनी में 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। वो किस टाइप का बंदा है? वो रिस्क टेकर है। बिकॉज जो भी पर्सन इक्विटी खरीदते हैं, एक तो वो कंपनी के ऑनर होते हैं। अगर आप कंपनी के ऑनर हो तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर रिस्क आपका ज्यादा है तो रिटर्न भी आपका ज्यादा ही होगा, राइट? तो इसका मतलब मैंने आपको दो टाइप के लोग बताए। एक जो डिबेंचर खरीदेंगे वो बिल्कुल रिस्क अवर्सन है। वो क्या कहते हैं, हमने आपको जितना भी लोन दिया आप बस हमें उसमें फिक्स रेट से इंटरेस्ट दे देना, हमें मतलब नहीं है आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। तो फिक्स रेट से इंटरेस्ट लेते हैं, ऊपर से सिक्योरिटी भी मांगते हैं, रिस्क अवर्सर होते हैं, ठीक है। इक्विटी की बात करी जाए तो दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, यानी अगर इस पर्सन ने बी ने मेरे कंपनी में 5,000 रुपए इन्वेस्ट करे तो वो मेरे बराबर इस कंपनी का ऑनर है। वो कंपनी के डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करेगा, कंपनी के वोटिंग राइट में उसका राइट होगा। तो इक्विटी आर नथिंग बट द ओनर ऑफ द कंपनी, और इसलिए हमने आपको बताया कि ये ऑनर्ड फंड का टाइप है। तो जो डिबेंचर खरीद रहा है वो रिस्क लेना नहीं चाहता, जो इक्विटी खरीद रहा है वो बहुत ही ज्यादा रिस्क टेकर है, और जो प्रेफरेंस वाला है वो कैसा है भाई? वो रिस्क न्यूट्रल है, वो कहीं इन बिटवीन रहना चाहता है, वो रिस्क लेना भी चाहता है और नहीं भी लेना चाहता। तो अगर कोई भी प्रेफरेंस शेयर खरीद रहा है तो वो डिबेंचर जितना डरपोक भी नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे डिबेंचर वाले डरपोक होते हैं, मतलब रिस्क अवर्सर होते हैं, रिस्क लेना ज्यादा पसंद नहीं करते। और वो इक्विटी की तरह बहुत ज्यादा रिस्क लेने में भी नहीं है कि चलो जी जो होगा देखा जाएगा, रिस्क लेना चाहता है, वो इन बिटवीन खेलना चाहता है, तो वो होता है रिस्क न्यूट्रल। वो खरीदता है प्रेफरेंस शेयर्स। ये भी कंपनी के ऑनर होते हैं और दोनों ही कंपनी के शेयर होल्डर और मेंबर कहलाते हैं, बट ये आउटसाइडर है कंपनी के। इनका कंपनी की डिसीजन मेकिंग में कोई मतलब नहीं है, इनका कंपनी की वोटिंग राइट में कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ लोन देकर अलग थलग पड़े हुए हैं, राइट? अब इक्विटी और प्रेफरेंस को समझते हैं। कंपनी को जब भी प्रॉफिट हो, जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कंपनी सबसे पहले बोरोड वालों का इंटरेस्ट चुकाएगी, फिर आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगी, फिर बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जो अब आपके पास प्रॉफिट बचाना सबको दे दिया यार, गवर्नमेंट को भी टैक्स दे दिया, इसमें सबसे पहली प्रेफरेंस। अब एक बात और समझ लीजिए, जो बोरोड फंड वाले होते हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन इक्विटी और प्रेफरेंस वाले क्या लेते हैं? डिविडेंड लेते हैं। व्हाट डज डिविडेंड मींस? डिविडेंड मतलब होता है अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यार एक ऑनर क्या करता है? ऑनर अपनी कंपनी में तभी अपनी जेब में पैसा डालेगा ना जब प्रॉफिट होगा, अगर लॉस होगा तो उसे लॉस बियर करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो डिविडेंड का मतलब यही है कि आपको अगर प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन इंटरेस्ट की अगर बात करी जाए तो इंटरेस्ट और डिविडेंड में क्या फर्क है? इंटरेस्ट इज अ फिक्स चार्ज, देना ही पड़ेगा। तो इक्विटी और प्रेफरेंस वाले क्या लेते हैं? डिविडेंड लेते हैं। बट प्रेफरेंस का नाम प्रेफरेंस इसीलिए है कि जो ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें सबसे पहले प्रेफरेंस को डिविडेंड दिया जाएगा, फिर जो बचेगा, जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगा, जो भी रेजिडुअल अमाउंट होगा, वो इक्विटी को डिविडेंड के तौर पे दिया जाएगा। अब कई लोगों को लगता है इक्विटी वाले तो बड़े नुकसान में है, डिवेंचर को इंटरेस्ट भी मिल गया, गवर्नमेंट को टैक्स भी चला गया, प्रेफरेंस वाले फायदे में, उनको पहले डिविडेंड मिल गया। पर बच्चों मेरी एक बात ध्यान से समझना, जो डिवेंचर वाले हैं उनका इंटरेस्ट फिक्स होता है, उनको उतना ही मिलेगा, ठीक है? मतलब अगर मेरा 1 करोड़ का फायदा हुआ है तो उससे उनके इंटरेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनका जितना इंटरेस्ट है 50,000 रुपये उनको उतना ही मिलेगा, ठीक है? और जो प्रेफरेंस वाले होते हैं इनकी भी एक रेट फिक्स होती है, उतना ही डिविडेंड मिलता है। यानी अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा तो जो रेजिडुअल इनकम है, जो बचा कुचा पार्ट है, वो बहुत ज्यादा बचेगा, तो इक्विटी को वो मिल जाएगा। हाँ, जब कम बचेगा तो इनको कम मिलेगा। लेकिन यही तो बात है ना रिस्क की। बिजनेस का नाम ही क्या है? बिजनेस का दूसरा नाम ही रिस्क लेना है। तो अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो बिजनेस का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो रिस्क टेकर्स हैं ये लोग। तो जब प्रॉफिट बहुत ज्यादा बचेगा तो इनको बहुत कुछ मिल जाएगा, और जब प्रॉफिट नहीं बचेगा तो इनको कुछ भी नहीं मिलेगा, दैट फॉर श्योर। लेकिन इतना पक्का है कि इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों ही कंपनी के ऑनर्स हैं। इक्विटी असली ऑनर्स होते हैं, प्रेफरेंस का जो डिसीजन मेकिंग में राइट होता है वो लिमिटेड होता है। असली राइट कौन होता है कंपनी में? इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है? अब उनके डिसीजन से अच्छे प्रॉफिट होंगे, उनके ही डिसीजन से लॉस होगा कंपनी को। तो अगर लॉस होगा तो उनको बेयर करना बनता भी है, और अगर प्रॉफिट होगा तो डेफिनेटली वो हकदार है उस चीज के, राइट?
और देखिए अगर हमसे पूछा जाए कि किसी भी बिजनेस के लिए सबसे चीपेस्ट सोर्स कौन सा है, तो बोरोड फंड आपको सस्ता पड़ेगा। आपको यहाँ पर देखकर नॉर्मल सी बात समझनी है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कंपनी के पास। देखिए एक बात आपको समझाएं, जो बोरोड फंड से आपने पैसा लिया ना वो परमानेंट नहीं है बिजनेस के ऊपर। जब कंपनी के पास पैसा होगा इनको वापस करेंगे और निकाल देंगे, लेकिन जो ऑनर फंड है वो कंपनी के ऊपर परमानेंट हो जाता है और इनमें सबसे सस्ता आपको बोरोड फंड पड़ेगा, क्योंकि रिस्क भी कम है, यहाँ पे रिटर्न भी कम ही मिलेगा उन लोगों को, क्योंकि वो रिस्क कम लेती है इसलिए रिटर्न भी कम। इक्विटी रिस्क ज्यादा लेती है इसलिए उसका रिटर्न भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो दीज आर द सोर्स ऑफ फाइनेंस। चलिए लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे ध्यान से समझिएगा, टाइप्स ऑफ कैपिटल, जो कि बैलेंस शीट में शो करी जाती हैं और जनरल एंट्री समझने के लिए इनका समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल अ कंपनी कैन बोरो फ्रॉम द पब्लिक। इट्स अ मैक्सिमम कैपिटल जिसे जाकर रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको रजिस्टर कराना पड़ता है और एमओए में ये मेंशन होती है, एक क्लॉज ये होता है आपको ऑथोराइज शेयर कैपिटल, यानी ये वो पैसा है जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में पब्लिक से उधार ले सकती है। और ये आपको बताना बहुत जरूरी होता है कि आप अपने लाइफ टाइम में पब्लिक से कितना उधार लेने जा रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो जैसे मान लो आप कह रहे हो 50 करोड़ उधार लोगे या 70 करोड़ उधार लोगे, उससे आपकी कंपनी स्मॉल है, मीडियम है या बिग है, उसको आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। दूसरी चीज, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है, इस पे गवर्नमेंट को नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये नहीं कि आप पब्लिक से पैसा लो और कल को भाग जाओ। तो ऑथोराइज कैपिटल जो होती है उसको देखने के बाद ही आपको रजिस्ट्रार परमिशन देगा कि आपको अलाउ करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल होती है द मैक्सिमम कैपिटल अ पब्लिक कंपनी कैन बोरो फ्रॉम द पब्लिक लाइफ टाइम। यानी अब देखिए बच्चों को लगता है लाइफ टाइम मतलब यार पूरी जिंदगी में बस इतना ही लोन ले सकते हैं, अगर एक बार मेंशन कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको पता होगा कि एमओए में आपको ये मेंशन करना पड़ता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। आप 8-10 साल बाद अगर आपको लगता है कि हमारी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है और हमने ऑथोराइज कैपिटल उसमें 50 करोड़ लिखवाई थी, अब हमारी कंपनी 50 करोड़ रुपए तक तो लोगों से ले चुकी है और हमारी कंपनी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है और लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हम भी ग्रो करना चाहते हैं, तो आप अपने एमओए में बदलाव करिए, ऑथोराइज कैपिटल को चेंज करिए, फिर से रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जाइए और 50 करोड़ से 100 करोड़ कर लीजिए अपनी ऑथोराइज कैपिटल। लेकिन बिना परमिशन के अगर आप ऑथोराइज कैपिटल से 1 करोड़ रुपया भी ऊपर ले लेते हैं, 1 करोड़ क्या 1 रुपया भी ऊपर ले लेते हैं, तो आप पे लीगल एक्शन लिए जाएंगे, यानी कंपनी एक्ट के तहत आपने गलत कर दिया, राइट। तो ऑथोराइज कैपिटल होती है मैक्सिमम कैपिटल जो आप अपनी लाइफ टाइम में पब्लिक से बोरो कर सकते हैं। डिसाइडेड हो गया कि आप 50 करोड़ तक लेंगे। अब इशूड कैपिटल क्या होती है? इट्स अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल जो अभी कंपनी को चाहिए। अभी 50 करोड़ की मैक्सिमम ऑथोराइज कराकर हम आ गए कि हमें 50 करोड़ ही चाहिए। अब इशूड कैपिटल में क्या होगा? दैट पार्ट ऑफ कैपिटल जो मुझे इस साल चाहिए। तो अभी मुझे सिर्फ 10 लाख रुपए चाहिए पब्लिक से, तो मैंने इशू करा है 10 लाख रुपया। अब 10 लाख रुपए के लिए कैसे करती है कंपनी? अब कंपनी को 10 लाख चाहिए, उसको छोटे यूनिट में डिवाइड कर दीजिए, उसको बोलते हैं शेयर्स। तो मैंने क्या करा, 100 रुपए का एक कागज बनवा लिया जिसका नाम है शेयर, ठीक है, हिस्सा। तो हर एक इंसान ये कागज खरीदेगा, ये शेयर सर्टिफिकेट खरीदेगा और उसके हिसाब से आपको इन्वेस्ट कर देगा। पर ऐसा नहीं होता कि आपको ऐसी बार बार अलग अलग कागज खरीदने पड़ेंगे। अगर आप 100 कागज खरीदते हैं तो आपको एक शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा कि आपने 100 रुपए वाले 100 कागज लिए, यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 रुपीज का। तो एक कागज यानी एक शेयर सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो कंपनी ने एक शेयर की वैल्यू रखी है 100 रुपए। अब आपकी जितनी इच्छा है आप उस हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। 100 इंटू 10,000, तो ये आपके पास क्या बन जाएंगे? 10 लाख शेयर्स बन जाएंगे आपके पास, और आप लोग इसके थ्रू लोगों से पैसा मांग रहे हैं, राइट। अब व्हाट इज सब्सक्राइब कैपिटल? ये वो पैसा है जो आपने लोगों से मांगा। व्हाट इज सब्सक्राइब कैपिटल? सब्सक्राइब कैपिटल होती है वाकई में आपको पब्लिक से कितना रिस्पॉन्स आया। आपने 100 रुपए वाले 10,000 कागज बना लिए, ठीक है। अब एक्चुअली में पब्लिक ने सिर्फ 9,000 के लिए ही आपको अप्लाई कर, यानी 9,000 लोग ही आपके पास आए, यानी आपके पास सिर्फ 9 लाख कलेक्ट हुआ। इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्राइब होना, यानी पब्लिक का रिस्पॉन्स आपके इशूड से कम है। दैट इज व्हाट अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर ऐसा है कि 10,000 लोग ही आपके पास आए तो दैट इज व्हाट पार सब्सक्रिप्शन। और अगर ऐसा हुआ कि आपके पास 15,000 लोगों ने एप्लीकेशन डाल दी कि हम भी शेयर खरीदना चाहते हैं, हम भी शेयर खरीदना चाहते हैं, इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। इसी पर सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो ओवर सब्सक्रिप्शन पर ही होते हैं। इसको कैसे डील करा जाता है हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल व्हाट इज सब्सक्राइब कैपिटल? व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ पब्लिक? हमें तो सिर्फ 10,000 ही लोग चाहिए, क्योंकि
एक बंदा अगर 100 शेयर एक शेयर जो हमारा 100 रुपए का है और 10,000 टिकटें हमें बेचनी है, ऐसे समझने के लिए हम बता रहे हैं आपको। पर अगर आपके पास वाकई में 9,000 आती हैं तो इसका मतलब पब्लिक का रिस्पॉन्स कम आया है, और अगर आपके पास 10,000 ही लोग आ जाते हैं तो पब्लिक का और इशू कैपिटल सेम है, अगर ज़्यादा आ जाते हैं तो ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। यहाँ पर हमें उनका पैसा वापस ही करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास तो 10,000 ही टिकट्स हैं, इससे ज़्यादा तो है ही नहीं, तो हम ज़्यादा कैसे बेच लेंगे। उसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। और देखिए हमने आपको ये भी बताया था कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपके पास 90% आनी चाहिए, यानी अगर आप 10 लाख मांग रहे हैं तो आपके पास 9 लाख का तो रिस्पॉन्स आना ही चाहिए। अगर आपके पास 9 लाख का रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो आपको इन सब का पैसा वापस करना पड़ेगा, बिकॉज कंपनी एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन आपके पास होनी चाहिए, राइट। तो ऑथोराइज कैपिटल मैक्सिमम जो आप लोगों से मांग सकते हैं, इशूड जितना भी आप लोगों से मांग रहे हैं, सब्सक्राइब जितना आपको पब्लिक ने रिस्पॉन्स दिया। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट वन, रिजर्व कैपिटल। देखिए क्या होता है कि एक शेयर का प्राइस फिक्स करा जाता है, मान लीजिए 10 रुपए का एक शेयर है, ठीक है ना, और आपने हर शेयर होल्डर से 8 रुपए मंगवा लिए हैं, लेकिन अभी भी, और मान लेते हैं कि ऐसे 10,000 शेयर होल्डर्स हैं आपके पास, राइट, 10,000 मेंबर्स हैं आपकी कंपनी में, 10 रुपए का एक कागज आपने उनको बेचा, 8 रुपए मंगवा दिए, 2 रुपए अभी आपने हर शेयर होल्डर से मंगवाने हैं, और 10,000 शेयर होल्डर, तो 20,000 रुपए जो अभी आपने मंगवाने बाकी हैं, येट टू बी कॉल्ड, उसको बोला जाता है कंपनी की तरफ से रिजर्व कैपिटल। यानी ये वो कैपिटल है जो कंपनी ने अभी रखी है कि जब कंपनी को जरूरत पड़ेगी तब कंपनी आपसे मंगवा लेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको याद होना चाहिए, रिजर्व कैपिटल वर्सेस कैपिटल रिजर्व। सिर्फ शब्द को उल्टा कर देने से इसका मीनिंग बदल गया। रिजर्व कैपिटल अभी बताइए आपको, व्हाट इज कैपिटल रिजर्व। रिजर्व्स क्या होती है, प्रॉफिट में से जो इकट्ठे करके गुल्लक बनाई जाती है उसको रिजर्व बोलते हैं। कैपिटल रिजर्व में वो प्रॉफिट डाले जाते हैं जो बिजनेस को कभी कभार होते हैं। तो रिजर्व कैपिटल एक अलग चीज थी, और कैपिटल रिजर्व क्या होता है, वो रिजर्व, वो गुल्लक जो कंपनी बनाती है लेकिन ऐसे प्रॉफिट से जो बिजनेस को कभी कभार होते हैं, उन प्रॉफिट्स को इसमें इकट्ठा कर दिया जाता है, उसे बोला जाता है कैपिटल रिजर्व। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज अपना कीमती समय निकालिए और हमारे वीडियोस को शेयर करिए, हमें सपोर्ट करिए, बिकॉज आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम लोग ग्रो नहीं कर सकते, और हमें पता है कि आप लोग हमें जरूर सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग।